हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल वीवी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग मैथ्स का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और 2 पार्ट हो चुका है। तो आज देखते हैं हम लोग तीसरा पार्ट और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, तो नंबर सिस्टम में हम लोग ये तीसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी वीडियो में हम लोग बस केवल और केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट के जरिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम लोग एक लास्ट वीडियो का क्लास मतलब लेंगे जिसमें कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम लोग बचा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बचा हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, कैसे हमको क्वेश्चंस करना है और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर उसी में जैसे बात करें कि रिमाइंडर थ्योरम भी आएगा और भी आगे जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हम लोग इसी में करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक का और देखते हैं कि कैसे मतलब सीरीज या सीक्वेंस का जो भी क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि नॉर्मल सीरीज की, जैसे कि 1 to 100 अगर उसको काउंट करना हो तो क्या मेथड होना चाहिए, या फिर क्या नाम है अगर 20 से कोई सीरीज देती है उसको काउंट करना हो तो क्या करना चाहिए, या फिर अगर वो फ्रैक्शन के रूप में हो तो काउंट अगर उसको ऐड करना हो तो क्या करना चाहिए। मतलब ये सारे हम लोग 1 by 1 सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मल सीरीज की। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 + 4 ... अगर हमको 10 तक ऐड करना हो तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर 10 तक ऐड करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल कुछ करना नहीं है। अगर ये 10 है यानी कि 10 है, 10 तक हमें ऐड करना होगा तो बस इसी का 2 बार हाफ लिख देंगे हम लोग, यानी कि 5। ये आपका आंसर हो गया। यानी 1 से लेकर के 10 तक अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा आंसर, तो 55 आएगा। ऐसे ही अगर 1 से लेकर के हम लोग 100 तक ऐड करें, कहाँ तक, 100 तक, तो आंसर कितना आएगा, 100 का आधा कितना होगा, 50। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर के 100 तक अगर हम ऐड करें तो 50 आंसर होगा, यानी कि 5050। अगर यही आगे क्रम जारी रहे और इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1000 तक ऐड करना हो तो 1000 का आधा कितना होता है, 500। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कहीं पे भी अगर ऐड करना होगा, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख अगर ऐड करना होगा तो हम लोग आधा आधा कर देंगे और वही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो रही बात कि मतलब अगर सीरीज एकदम परफेक्टली है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक है, तब बीच तक सीरीज है तो उसके लिए फार्मूलाज होते हैं और बिना फार्मूले के भी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। आगे देखते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें कि 1 से लेकर के अगर हमें ऐड करना हो कहाँ तक, n तक, तो ये फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है n + 1/2। ये आपका मतलब होता है सम ऑफ। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि इसका यूज हम लोग नहीं कहीं करने वाले हैं, बट ये जानना जरूरी है। कहीं पे भी हम इसका फार्मूला का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, बट कहीं कहीं इस फार्मूले का यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर सीरीज 20 से दे दी जाती है, जैसे कि अगर 51 से शुरू कर दिया जाए, 35 37 से शुरू कर दिया जाए और कहीं बीच में जाकर के छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे हमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है और ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब कुछ हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब ध्यान से समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 से लेकर के हमें अगर 40 तक ऐड करना हो, कहाँ तक, 40 तक ऐड करना हो तो क्या करेंगे, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे
कि n+1/2 और ये फार्मूला आपका काम कर जाएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे n का मतलब हो गया कि कितने टर्म्स हैं टोटल, तो 1 से लेके कितने टर्म्स हैं, तो 40 हैं, तो 40 हो गया, पूरे 40 और 41 हो गया, बटे 2 हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया। 2 से काट देंगे 20 बार में, तो हो गया आंसर कितना, 820। 20 से करने 20 और 20 चौक 80, 82, आपका हो गया 820। अगर ऐसे ही अगर हमें ऐड करना हो 100 तक, कहाँ तक, 100 तक, तो आप इसको भी ऐड करोगे, 100 गुना 101/2, ये कितना हो जाएगा, 50 बार में कटेगा, तो 50 का गुना 1 में होगा 50, फिर 50 का गुना 1 में होगा 50, तो 50-50। जैसे कि मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया कि अगर 100 तक ऐड करना हो तो 100 का आधा क्या, 50-50, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। अब हम अगर बात करें कि सीरीज को बीच से ऐड करना हो, जैसे कि 40 है ना, तो 41 से लेकर के 60 के बीच का अगर हमें ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं एक नज़र में, और फिर उसके बाद समझते हैं कि विदाउट फार्मूला हम लोग कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसको हमको विदाउट फार्मूला ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पद का आधा गुणे एक ज़्यादा का मतलब कि ये इसी में ज़्यादा हो जाएगा। तो पद का आधा कितना पद है, 40 है, आधा 20 हो गया, फिर 41 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 820। तो पद का आधा एक ज़्यादा मतलब कि पहला और अंतिम। अगर ऐसे ही बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो हम कहीं का भी टर्म अगर हमें ऐड करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आगे कैसे करने वाले हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। हमें ऐड करना है 41 से लेकर के 42, कहाँ तक, 60 तक ऐड करना, 60 तक। तो ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। पहले फार्मूला लगाएंगे, पहले फार्मूला समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। फार्मूला लगाएंगे तो पहले हम 1 से लेकर 40 तक यहाँ लगाएंगे, और फिर 1 से लेकर के पूरा 60 तक लगाएंगे। 1 से 60 में से 1 से 40 तक घटा देंगे तो यहाँ तक आपका निकल जाएगा। जैसे कि अगर बात करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 गुणे 61/2 माइनस 40 गुणे 41/2, काट दीजिए 30 बार में कटेगा, काट दीजिए 20 बार में कटेगा। 30 का गुणा करिए तो 3 करने 3, 3 छक 18, 20 का गुणा करिए, 2 करने 2, 2 चौका 8, सॉरी माइनस है, तो 1830 माइनस 820 अगर घटाएंगे आप तो आ जाएगा 1010, आ गया 1010 हो गया। अब देखिए, अब 1010 अगर हमें लाना हो तो हम कैसे, मतलब एक साथ तुरंत आंसर ला देंगे। तो हम देखेंगे पहले कि पद कितना है, तो 41 से लेकर के अगर 60 तक लिखेंगे तो टोटल हमारे पास 20 पद होगा। कितना होगा, 20 पद, क्योंकि अगर 1 से लेकर 60 तक लिखते तो 60 पद होता, बट अगर 41 से 60 तक लिखेंगे तो 20 पद ही होगा। तो ये हो गया आपका 20 पद गुणे पदों का योग, यानी कि 60 और 41, 101 हो जाएगा, 101 गुणा। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसका हाफ कर लेंगे आप ना, यानी कि 2 से तो 10 हो जाएगा, 10 का गुणा कर देंगे, 10 से करने 10, 10 से करने 10। देखिए ये फाइनल आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि ये कहीं मतलब कहीं ये नहीं लिखा है कि हर जगह फॉर्मूला ही आप लगा करके आंसर ला पाओगे, हम डायरेक्टली भी ला सकते हैं। यानी कि अगर हमें 41 से 60 तक लिखा हुआ पद है और हमें ये काउंट करने आ रहा है कि कितना पद है, हम ये काउंट कर ले रहे हैं, तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं उसका योग। जैसे कि अगर बात करें 41 से 60 में 20 पद होंगे तो 20 का आधा 10 हो गया। 41 और 60 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 101। 101 में 10 का गुणा करेंगे तो सीधे हो जाएगा 101 और 0, यानी कि 10 10 हो जाएगा। और यही क्या आपका फाइनल आंसर है। चलिए हम अगर आगे क्वेश्चंस की बात करें तो आगे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आगे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आ सकता है।
अगर ये कह सकता है कि सम संख्याओं का योग कितना होगा, विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये आप फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं बाकी जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अगर बात करें कि स्क्वायर क्यूब पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्यूब। तो क्यूब को देख लीजिए, जैसे कहने का मतलब कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। ये कैसे करेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले 10 है तो कुछ करना नहीं है, 10 का आधा कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला जो भी इसका होगा, फॉर्मूला n/2 n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, उसको आप लिख करके आराम से सॉल्व करिएगा तो आएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा 30 × 30। ये मतलब कितना हो भी होगा, उसका ऐड करना होगा तो हम कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे कि अगर बात करें ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 15 का क्यूब, तो 15 × 16/2। उसके बाद क्या हो गया वर्ग। अब देखिए 2 से काटिए 8 वर्ग 15 और 120 हो गया। 120 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 12 बढ़ाइए में 144 होता है और डबल 0 यानी कि 14,400। तो 14,400 हो जाएगा। अगर 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट 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 15 के क्यूब तक करके सबको ऐड करें तो 14,400 आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा गुणज के हिसाब से। जैसे कि कह देगा कि 7 के प्रथम 10 गुणज का योग बता दीजिए, 17 के प्रथम 10 गुणज का योग बता दीजिए, 16 का प्रथम 10 गुणज का योग बता दीजिए। प्रथम 10 गुणज के अलावा कुछ भी कह सकता है कि प्रथम 8 गुणज, प्रथम 16 गुणज, प्रथम 12 गुणज, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग वो भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग लगा लीजिए, गुणज से संबंधित क्वेश्चन या प्रश्न लिखिए। 7 के प्रथम 10 गुणज का योग, 7 के प्रथम 10 गुणज का योग। 7 के प्रथम 10 गुणज का मतलब 7, 14, 21, 28 डॉट डॉट 70। अगर इनको जोड़े तो कितना आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। ये एक तरह का टेबल हो गया ना, टेबल जैसे हम लोग जो काउंट करते हैं 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। ये एक तरह का टेबल हो गया, यानी कि 7 का पहाड़ा, 7 के पहाड़ा यानी 7 का नम 7 से लेकर 7 दाएं में 70 तक का योग अगर निकालना है, खाली 7 का नहीं, पूरे नंबर में किसी भी नंबर का टेबल अगर आपको ऐड करना हो, टेबल 10 तक ही होता है तो 10 तक अगर ऐड करना हो तो सबसे आसान सा आपको बता दें तरीका 55 यानी कि 55 में गुणा कर दीजिएगा, उस नंबर का पूरा सम निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर इसको पूरा योग करना है 7 से लेके 7 दाएं में 70 तक, तो 7 का गुणा सिर्फ और सिर्फ 55 में कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 7 × 5 = 35, 3 × 38, ये हो गया आपका आंसर 385। यानी कि 7 का पहाड़ा अगर हम 7 दाएं में 70 तक पढ़ें, दाएं तक पढ़ें और सबको ऐड करें तो 385 निकल जाएगा। दुनिया का कोई भी पहाड़ा होगा अगर उसका आपको ऐड करना होगा, चाहे 12 का, चाहे 20 का, चाहे 22 का, चाहे 100 का, चाहे 150 का, चाहे 200 का, चाहे 15, चाहे 20, 25, किसी का एनीवन किसी नंबर का भी अगर आपको पहाड़ों का योग चाहिए होगा तो 55 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। जैसे कि अगर बात करें, बट ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते नहीं है, कभी कभार तो आ गया था, एक बार आएगा एग्जाम में कैसे कि कहेगा 17 के प्रथम 8 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 के प्रथम 10 गुणज का योग अगर हम निकाल रहे हैं तो 55 आ गया, 55 में गुणा कर दिए, 7 का आंसर आ गया। तो 10 रहेगा तो 55 आएगा, 8 रहेगा तो कितना आएगा मैं आपको बता दूं। ये 55 कैसे आया तो आप ही समझ रहे थे, अभी इसके जस्ट पहले हम लोग निकाले हैं 10 × 11/2।
तो 2 से काटेंगे 5 बार में, 11 पच्चे 55 आ गया यहाँ पे। तो 55 में गुणा कर दीजिए, किसी भी टेबल का आपका आंसर आ जाएगा 10 तक के सभी संख्याओं का योग। ऐसे 17 के प्रथम 8 गुणज का योग निकालना, तो 8 का गुणज निकाल लीजिए। 8 गुणे 1 यानी 9 ज़्यादा यानी बटे 2 काट दीजिए, 2 चौका 8, 4 9 36 और गुणे 17 है, 17 का पहाड़ा 36 बार पढ़ लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये 17 छक्का है 102, 17 3 51 10 61 हो गया 612, यानी कि 17 के प्रथम 8 गुणज का योग कितना आएगा, तो 612 आएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हो। कहेगा कि 13 के प्रथम 13 गुणज का योग, 13 के प्रथम 13 गुणज का योग, तो 13 के प्रथम 13 गुणज, तो 13 गुणज का पहले निकाल दीजिए, यानी कि 13 गुणे 14 बटे 2, उसके बाद 13 का गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 के प्रथम 13 गुणज, 13 के प्रथम 13 गुणज, 13 गुणे 14 बटे 2, 2 से काटिए 7 बार में, 13 सत्ते 91, 13 का गुणज चाहिए तो 13 का गुणा कर दीजिए 91 में, 13 सत्ते 91, 13 करने 13, 13 9 170, यानी कि 118। अब हो गया 1183। 13 के प्रथम 13 गुणज का योग कितना आएगा, तो 1183 आएगा। और यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। चलिए अब हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय। अभी तक जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा उससे मतलब एग्जाम में कहाँ कहाँ कब कब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो पहले हम लोग अभी डील करेंगे शेषफल प्रमेय पढ़ने के बाद। बाकी जो चीज़ छूटा रहेगा वो हम लोग बाद में डील करेंगे। जैसे कि बात करें अगर विभाज्यता, तो विभाज्यता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली उससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और विभाज्यता से जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो हम आज की क्लास में आप लोगों को कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय, इसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर उसके बाद रिसेंटली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम के, और उसमें कुछ जो भी क्वेश्चंस आएंगे विभाज्यता से वो हम लोग डील कर लेंगे, और बाकी अन्य चीज़ें भी हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ लेंगे। तो चलिए आज का जो एक क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका नाम है शेषफल प्रमेय, मतलब कि हम किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है, क्या बचना चाहिए, और क्या कंडीशंस होती हैं शेषफल बचने की, वो सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो शेषफल प्रमेय में हम लोग एक फॉर्मेट्स का नियम भी सीखेंगे। फॉर्मेट्स के नियम के बाद हम लोग एक नियम और सीखेंगे कि जब फॉर्मेट्स का नियम नहीं लगता है तो कौन सा नियम लगाना चाहिए। उस पर 3 तरह के मतलब आंसर आते हैं उसके, तो सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं 1 बाय 1। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ये शेषफल होता क्या है। किसी भी देखिए मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 90 है और यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी नंबर ले लेते हैं, 90 है तो ये 17 से हमको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 17 से। तो अगर 17 से डिवाइड करेंगे इस 90 में तो आपको पता है कि कितना शेष आएगा। तो हम देखिए 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, यानी कि हम कह देंगे कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 5 बचेगा। 17 बच्चे 85 कट जाएगा, 5 90 होगा। एक चीज़ और आप समझिए, किसी भी नंबर में अगर हम किसी अलग संख्या से भाग देते हैं, देखिए 17 बच्चे 85 हो गया, ये जो आपका शेष बचा ये आपका रिमाइंडर होता है, ये 5। इस 5 के अलावा एक रिमाइंडर और होता है, वो कौन सा होता है, इसका डिफरेंट। जो इसको अगर हम डिफरेंट कर लें, इसका डिफरेंस ले लें, 17 में से 5 गया तो बचेगा क्या, 12। तो ये माइनस में होता है। यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम भाग देते हैं तो 2 तरह का शेष बचता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो निगेटिव तो रिमाइंडर हम लोग लेते नहीं हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर इसमें हम 12 माइनस, कहने का मतलब ये है एक रिमाइंडर -12 एक 5 क्या है कि 5 बच गया है आपका,
और -12 का मतलब -12 जरूरत है। -12 अगर इसमें हम दे दें तब भी 102 हो जाएगा, 17 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा। 5 अगर हम घटा दें 90 में से तो भी जो संख्या मिलेगी वो भी पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी 17 से। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो दो तरह का रिमाइंडर आता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ये रिमाइंडर किसी भी तरीके से आप निकालोगे तो हमेशा सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई और नंबर ले लिया जाए, जैसे कि अगर हम बात करें 30 ले लेते हैं, 30 को अगर आप 6 से डिवाइड 30 है, अगर आप 7 से डिवाइड करो तो 7 चौक 28, इसमें 2 आपका रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? तो 2 आएगा। अब इस 2 के अलावा ये -5 भी होगा रिमाइंडर। -5 और 2 ये दोनों तरह का रिमाइंडर हो सकता है। इसमें हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखें 20 + 10 30, यानी फिर 7 से भाग करें तब भी आप देखोगे कि इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 7 दूना 14, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा और 7 करने 7, यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर अगर इन दोनों को जोड़ ले तो ये 9 हो गया। आपको पता है कि जिससे हम भाग देते हैं उससे बड़ा रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो ये आपका 9 नहीं होगा। फिर एक बार में भाग जाएगा तो रिमाइंडर लास्ट में कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा हर हाल में। अगर माइनस में भी हम करना चाहें इसको, जैसे कि अगर बात करें यहाँ 20 लिखा हुआ है प्लस 10 लिखा हुआ है, तो 7 से भाग दे तो 7 × 21 -1 बच रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 करने 7, यहाँ पे 3 बच रहा है। -1 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 ही तब भी आएगा। यानी कि वहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा? 2 ही आएगा। यानी कि हम ये चीज़ समझ गए हैं कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, रिमाइंडर एक जो हमारा परफेक्ट होता है वही आता है। यानी कि चाहे माइनस की अगर हम बात करें चाहे प्लस की बात करें, अगर हम बात करें कि इस 20 + 10 दोनों को माइनस में अगर हम कर लें तो 7 × 21 -1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 दूना 14 -4 हो गया। तो आप कहोगे कि सर ये -1 -4 यानी -5 हो गया। तो -5 इस 7 के अलावा 2 भी तो रिमाइंडर हो गया, यानी कि -5 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। तो देखिए 2 ही तो आ रहा है रिमाइंडर, -5 नहीं हो सकता। -5 के अलावा 2 हो जाएगा, जिससे भाग करेंगे उसमें से -5 कर देंगे कम, जैसे कि हमने पहले बताया, तो आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या है। तो रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। माइनस में लिखते नहीं है इसलिए 2 हमारा आंसर होगा। तो चाहे जैसे भी कर लो आप, आंसर तो आपका जो भी है वो शेष 2 ही आने वाला है। अगर हम गुणे की बात करें, गुणा में कोई नंबर हो तो वहाँ पे भी हमारा शेषफल इसी तरीके से कुछ आएगा। जैसे कि अगर बात करें कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो, बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई, जैसे अगर हम बात करें 97 और गुणे 102 और बटे कर ले कितना 14 से, तो 14 से भाग करेंगे तो इसमें -1 हो जाएगा। 14 × 98 होता, ठीक हो जाता। और 14 × 98 के बाद कितना, ये यहाँ पे +4 हो गया। तो यानी कि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4, तो -4 ना हो करके +10 भी तो हो सकता है। यानी -4 इससे कम कर देंगे 14 से, तो देखिए 10 भी तो हो सकता है। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 14 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 10 आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो रहा सिंपल में अगर हम बात करें नंबर बड़ा सा थोड़ा सा ले लेगा, बड़ा नंबर में तो अगर आपको शेषफल निकालना है तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर बात करें कि कोई संख्या बड़े में ही रहे लेकिन पावर में आ जाए, अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे मान लें तो ये नंबर लिखा गया है और हमें भाग करना है, मान लेते हैं कि किसी से नंबर से भाग करना है, 13 से मान लेते हैं भाग करना है, तो 13 से भाग करेंगे और देखेंगे शेषफल कितना आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 13 तिया, अब ध्यान से 39 53 52 13 25 65, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 4 शेष बचेगा। और 13 78 78 2 80, यहाँ पे 5 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ देख लेंगे 13 13 25 65 13 6 78, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। अब इन सबों का मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 बट्टे फिर 13। अब देखिए ये भाग से ये बड़ा हो गया
तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाग देने वाले से उसका शेष बड़ा हो जाए। एक बार फिर भाग दे लेंगे, 13 करने 13, फिर 7 बचेगा। यानी कि पूरा अगर हम बात करें तो इस मल्टीप्लाई करने के बाद 13 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, तो शेष आएगा 7। इसी तरह के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि अगर मान लेते हैं किसी संख्या पे पावर आ जाए और तब भाग दिया जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए हम पहले जान लेते हैं फॉर्मेट्स का नियम। तो फॉर्मेट्स का नियम जान लेते हैं पहले। फॉर्मेट्स का नियम, फॉर्मेट्स का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। वो ये कहता है कि ए बाई पी पे पावर अगर हो यहाँ पे p माइनस वन पावर हो, और a और p ये दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर हो। को प्राइम की क्या पहचान होती है कि इनका HCF एक हो, HCF क्या हो, एक हो इन दोनों का, तो इनका शेष हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसको नोट डाउन कर लो आप। ये फॉर्मेट्स का रूल होता है। फॉर्मेट्स का रूल यही होता है कि यदि ये दोनों को प्राइम नंबर है और इस पे जो पावर है वो p से एक कम है तो क्या होता है, उसका मान हमेशा, उसका शेष हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो फॉर्मेट्स के नियम के अनुसार हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद जो है आगे हम लोग एक अन्य नियम समझेंगे कि जहाँ फॉर्मेट्स का नियम काम नहीं करता है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे। तो चलिए, जैसे अगर हम बात करें या क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू कुछ भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे बात करें कि कोई एग्जाम्पल 40 है बटे 29 है, और अगर 40 के पावर यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी नहीं 28 लिखा हुआ है, यहाँ से एक कम होना चाहिए। इन दोनों का क्या रिलेशन होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। को प्राइम जिसको बोलते हैं। सह अभाज्य मतलब कि ये आपका प्राइम नंबर हो और यहाँ पे कोई भी नंबर हो और उनका जो है हमेशा HCF एक होना चाहिए दोनों का। इनका HCF अगर एक है और इससे देखिए 29 है तो ये 28 है, इससे हमेशा एक कम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है p-1। तो इस कंडीशन में इसका हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो जान लीजिए इसका हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बट ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में तो वो अलग तरीके के बनेंगे। अगर हम बात करें कि बनेंगे कैसे क्वेश्चंस, तो चलिए उस पर भी देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे लिखा है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे लिखा रहेगा 64 के पावर 30 बटे 31, ऐसे लिखा है। अब इसमें भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, ये आपसे पूछेगा, तो ध्यान से समझिए। तो अब यहाँ पे तो डायरेक्ट आप देखेंगे ये आपका प्राइम नंबर है और ये इन दोनों मिला के को प्राइम नंबर हो गए। और देखिए यहाँ से ये 30 है और 31 है तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो बेहिचक आप कह देंगे कि सर ये यहाँ पे शेष कितना आएगा, तो 1 आएगा और यही इसका क्या है, आंसर है। लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आ जाए। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इतना सीधा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। कैसे आ रहा है वो क्वेश्चन और उसको कैसे बनाना है आपको, वो दोनों नियम हम लोग समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, तो 187 क्वेश्चन है, 187 बटे कितना लिखा है, 83 और इसके पावर 82, इस तरह का। अब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे भी आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो सेम है, ये आपका दोनों को प्राइम नंबर है और यहाँ 83 तो यहाँ 82, यानी कि इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए ये हम स्टार बना रहे हैं इसलिए क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, वो इस तरीके से कि 3 के पावर 21 को जब 5 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आप बता दो। ये क्वेश्चन इसको जरा नोट करिए आप लोग। कह रहा है कि 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा, इसको आप बता दो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे कि यहाँ 5 है यहाँ 4 मिल जाए हमेशा, तो आप हमेशा 1 ही तो लाओगे, हमेशा 1 ही आंसर आएगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 ही आंसर आएगा।
और ऑप्शन में हमेशा 1 ही रहेगा। हो सकता है 1 ही ना रहे ऑप्शन में, हालांकि इसके ऑप्शन में 1 तो है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन में 1 ही रहेगा या सबका आंसर 1 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। अब देखिए ये जो 5 है, अभी आपका पावर आपका क्या है 21 है, तो ये 5 के हिसाब से इसको तोड़ लीजिए। अब 5 है तो ऊपर 4 होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 के पावर 4 के पावर 5 लिख दो, तो ये 4 बच्चे कितना हो गया 20, तो 1 बचेगा अभी, तो 3 के पावर 1 लिख सकते हो अब बट्टे 5। तो ये वाला नियम देख ले, यहाँ से यहाँ तक लग गया नियम। ये देखिए आप ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दो, इसका मान 1 होगा 1। अब 1 के पावर 5 रहे तो चाहे 1 के पावर 50 रहे, उससे कोई मतलब नहीं, उसका मान तो 1 ही होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिमाइंडर होगा 1 हो गया, गुणे 3 पे पावर 1 है तो 3 हो गया, यानी कि 3 1 3, यानी कि इसका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो वो आएगा 3। आप कह सकते हो कि 3 के पावर 21 बटा 5 का जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, वो 3 आएगा। बहुत आराम से आप इसका मान निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, उसको भी आप थोड़ा सा समझ के ही करिएगा। चलिए लिखा है 72 के पावर 85, 72 के पावर 85 बटे 29। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा वो आप बता दो, हमें रिमाइंडर कितना आएगा ये बता दो। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे। तो देखिए यहाँ 29 है तो यहाँ 28 होना चाहिए था, लेकिन 85 दिया हुआ है, तो 85 दिया हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 28 के मल्टीपल में चेक कर लो कि कहाँ के पास जा रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हो 72 के पावर 28। अब इसके पावर कितना 3 गुना, तो 28 यहाँ 84 होता है, अब 29 हो गया। अब उसके बाद एक 85 बचेगा, 72 के पावर 1 आप लिख सकते हो, तो 72 के पावर 84 और गुणे 72 के पावर 1 हो गया 72 के पावर 85। लेकिन अब देखेंगे तो इसका जो मान होगा उसका मान 1 होगा, तो 1 हो गया इसका मान, और इधर देखिए 72 हो गया, तो 72 फिर बट्टे 29, क्योंकि 29 से बड़ा हो गया ना ऊपर, तो 29 से बड़ा कभी शेष हो नहीं सकता है। तो 29 से जब हम भाग करेंगे 72 में, तो 29, अब देखिए 29 गुना कितना होता है 58, 58 2 60, फिर 10 70 और 2 72, यानी कि 14 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, तो 14 शेष बचेगा। इस तरीके से हम बहुत आराम से भाग दे सकते हैं और उसका शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे हमारा प्राइम नंबर ही होगा और ये दोनों को प्राइम ही होंगे। यहाँ पे सम संख्या भी हो सकती है, 28 हो सकता है, 24 हो सकता है, 20 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों को प्राइम ही हो, यहाँ पे भी 4 5 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहले उस टाइप क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा, तो उसको समझ लेते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सेकेंड तरीका समझने के लिए, यानी सेकेंड तरह का क्वेश्चन करने के लिए उसके पहले कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी जो बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 गुणे x प्लस k अगर है और पावर इसके n लिखा गया है और डिवाइड किया जा रहा है a से, इससे डिवाइड किया जा रहा है a से, तो आप देख पा रहे हो कि a से a कट जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे k बचेगा, अब पावर n लिखा है तो n बचेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब यही चीज़ अगर माइनस में रहे, माइनस k है और अपान a है, फिर पावर n है, तो आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस k पे पावर n होगा, तो यहाँ पे माइनस n होगा। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे हमेशा k पे पावर n बचेगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या बचेगा, ध्यान से समझिएगा। अब इस k की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं क्या है, ax प्लस 1 है, पावर n है, अपान a है, इसका हमेशा शेष क्या आएगा 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो ax
-1 के पावर अगर यहाँ पे n लिखा है डिवाइड बाई a है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे -1 भी होगा और +1 भी होगा। डिपेंड क्या करेगा कि यदि यहाँ पे देखिए n जो घात होगा, घात अगर इवन होगा, इवन तो क्या होगा, तो होगा आंसर प्लस में, और यदि n का मान ऑड होगा, ऑड, तो ये आंसर होगा माइनस में। जाहिर सी बात है कि अगर माइनस यहाँ पे लिखिए, माइनस अगर 1 है, इस पे पावर अगर 3 है तो इसका आंसर -1 आएगा। -1 है, यदि पावर 4 है यहाँ पे तो इसका मान 1 आएगा। बस वही बात है, यानी कि यदि n की घात सम है तो प्लस में आएगा, यदि n की घात विषम है तो माइनस में आएगा। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये समझ लीजिए। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, इतना आसान तो आएगा नहीं डायरेक्टली। अब ध्यान से समझिए कैसे आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। पहले हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो इस टॉपिक का भी हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इससे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे हम लोग नंबर सिस्टम में आए हुए सभी सवालों को करने वाले हैं। तो जैसे मान लें अगर हमें भाग करना हो 19 के पावर मान लेते कुछ भी हो, यहाँ पे मान लेते 19 के पावर 27 है। चलिए यहाँ पे तो कैसे करेंगे। अब 19 के पावर 27 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 18 + 1, यानी कि 18 धन 1 पे पावर 27 लिख दो, बटे 18 कर दो। तो अगर देखोगे 18 से 18 तो कट ही जाएगा, लेकिन 1 बचेगा शेष। 1 पे पावर 27 है, कुछ भी रहेगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब यही सवाल कुछ और भी हो सकता था, जैसे अगर हम बात करें कि 97 पे पावर 97 बटे 32, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये पावर 97 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। इसको हम लिख सकते हैं 32 के गुणांक में, 32 × 3, 32 यहाँ 96 होता है, +1 पे पावर 97। अब बटे कितना हो गया 32, 32 से 32 कट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कट ही जाएगा। बचेगा क्या, +1 पे पावर अगर 97 तब भी कोई दिक्कत नहीं, पावर 97 नहीं कितना भी रहेगा उसका मतलब मान 1 ही आएगा, मतलब प्लस में आएगा। प्लस है तो उसका आंसर हमेशा +1 ही आएगा। अब ये क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता था, जैसे अगर हम बात करें 95 भी हो सकता था, 95 पे पावर 95 और 32। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 32 × 3 96 -1, 95 पे पावर 95 बटे कितना हो गया 32। अब देखिए, अब यहाँ से 32 से 32 कट जाएगा, लेकिन -1 बचेगा। तो -1 पे पावर 95 का मान, 95 क्या है, 95 है विषम, इसीलिए इसका मान हमेशा माइनस में आएगा आंसर। तो जब पावर विषम रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, अगर पावर सम रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ही इसका बात कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, और उसके बाद जो है आगे कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना वो देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि 17 पे पावर 200, यदि 17 पे पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है, 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है, तो बताइए शेष कितना बचेगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 17 को, तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 18 - 1 लिख सकते हैं। 18 - 1 पे पावर 200 बटे 18, ये कट गया, यानी -1 पे पावर 200 आएगा। पावर सम है, यानी इसका मान हमेशा प्लस में आएगा। तो पावर अगर सम है तो उसका आंसर हमेशा +1 आएगा, पावर विषम है तो उसका माइनस हमेशा 1 आएगा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का होने वाला है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 की पावर 101 है, अब डिवाइड करना है 48 से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसको स्टार बना दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। 7 के पावर 101
को डिवाइड करना है 48 से, बताइए शेष कितना आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको करने हो एग्जाम में तो कैसे करेंगे आप, तो ध्यान से समझिए। हम इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 100 और गुणे 7 के पावर 1, 101 हो गया, ये हो गया आपका 48। तो जब ये 48 हो गया, यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 के पावर 2, यानी इसको लिख सकते हैं 49 के पावर 50, 49 के पावर 50 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका 7 के पावर 1 तो है, ये है 48। अब देखिए ये इसके जैसा हो गया, हम लिख सकते हैं 48 प्लस 1 के पावर 50 बटे 48, और इधर गुणे कितना है 7 के पावर 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये 48 48 कट जाएगा, यानी 1 के पावर 50 बचेगा, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 ही आने वाला है। 1 का गुणा 7 के पावर 1 से होगा 7, यानी कि रिमाइंडर फाइनली कितना आ गया, तो 7 आ गया। तो इस तरीके से हम आंसर बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि 7 के पावर 101 को 48 से जब हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 7, और यही क्या है इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में आए हुए कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन दिखा है यहाँ पे, बहुत ही आराम से इसका सलूशन आप निकालने वाले हो। दिख रहा है कि 3600 है, 3600 का गुणनखंड कितना होगा वो आप बता दो। तो नो डाउट मैंने आपको पढ़ाया है गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या मैंने पढ़ाया है आपको। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं वो तो आप जानते हो, बट इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, देखिए कुछ चीज़ें जो होती है ना वो छूटी रहती हैं, तो उसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के सेशन में उसका बात कर लिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप पूर्ण वर्ग है, ये 3600 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो 3600 पूर्ण वर्ग है, तो 3600 ही नहीं कोई भी संख्या भी पूर्ण वर्ग होती है। अगर उसका गुणनखंड की हम बात करें तो जो उसका गुणनखंड होता है वो हमेशा विषम होता है, वो हमेशा क्या होता है, विषम होता है। तो आप विषम, तो विषम होता है। और ध्यान से समझने वाली बात है, तो जब गुणनखंड होगा तो किसी न किसी नंबर से मिलके बना होगा। तो जैसे कि अगर ऑप्शन की हम बात करें, जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 44, 45, 42, 43 दिख रहा है, इसमें क्या है कि 42, 44 तो ऐसे ही कट जाएगा, खाली बचेगा क्या 43, 45। 43 किसी का गुणनखंड हो नहीं सकता क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर रही बात निकालने की, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको सिखाया पहले से। देखिए 3600 है, तो 3600 को हम कैसे लिख सकते हो, तो 6 पे पावर 6 यानी कि 2, इसे ध्यान से समझिए, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यानी कि 2 के पावर 4 हम लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 4 हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, इसके लिख सकते हैं 5 के पावर 2, ये आपका गुणनखंड हो गया। गुणनखंडों की टोटल संख्या कैसे निकालते हैं, तो 4 में 1 प्लस कर दीजिए, 2 में 1 प्लस कर दीजिए, और 2 में 1 प्लस कर दीजिए, इस तरीके से निकालते हैं। तो ऊपर कितना हो गया 5 गुणे 3 गुणे 3, 15 3 45, 15 3 45। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब ऐसे अगर हम बात करें किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर हम निकालते हैं, मतलब गुणनखंडों की संख्या, तो हमेशा विषम संख्या ही आता है। तो यहाँ पे विषम संख्या 2 दिख रहा था, एक 43 एक 45, तो 43 ना हो करके क्या होगा आंसर, 45 होगा, क्योंकि 43 तो आपका अभाज्य संख्या है, और गुणनखंड अभाज्य संख्या होता नहीं है, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल भी तो सकते हो, मैंने सिखा भी दिया था आपको। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है यदि 11 अंकों की संख्या 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y को 72 से विभाजित किया जाए, तो बताइए √5x + 8y का मान कितना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिविजिबिलिटी का। तो डिविजिबिलिटी के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और जितने बने हैं अभी रिसेंटली एग्जाम में वो सब हम लोग मतलब हम लिए हुए हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, 5 6 7
8 और यहाँ पे x है, फिर है उसके बाद 4 3 2 फिर 6 7 है, फिर y है को भाग कर रहे हैं हम किससे, 72 से। तो मान बताना है 5x प्लस 8y का। अब ध्यान से समझिए, आपके ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब करना क्या है इसमें, तो देखिए 72 है तो 72 को आप तोड़िए, टूटेगा कैसे, तो ये टूटेगा 8 गुणे 9 में, 8 गुणे 9, 8 9 72। 8 क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक का डिविजिबिलिटी जरूरी है 8 से भाग जाना। अगर 8 से भाग जा रहा लास्ट का 3 अंक तो समझ लीजिए कि बाकी सारे नंबरों में 8 की भाग चली जाएगी। तो जानते होंगे आप लोग। फिर 9 की डिविजिबिलिटी हमको पता ही है, सबको काउंट करने के बाद 9 आना चाहिए, 9 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो पता चलता है कि 9 से भाग उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 600 अगर 72 होता तो 8 का भाग चला जाता, 8 8 64, 3 बचता 72, यानी y का मान कितना 2 होना चाहिए। ये अगर 672 रहेगा तो इसमें पूरा पूरा 8 से भाग जाएगा, यानी सब में 8 से भाग जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें y का मान 2 हो गया, y का मान 2 हो गया, तो हम देख लेते हैं कि x का मान कितना है। अगर इसका मान 2 है तो ये आपका 2 हो गया, 7 2 9 हो गया, खत्म हो गया। 6 3 9 हो गया। अब देखिए 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया। अब देखिए 6 3 9 हो गया। तो अगर हम बात करें 8, तो 8 किसके साथ बनाएगा 9, 8 बनाएगा 1 के साथ 9, या फिर 8 बनाएगा 1 के साथ 9। चलिए देख लेते हैं, एक मिनट एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 7 2 9 हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे जो 2 आया था तो 2 7 9 हो गया, बचा 6 आपके पास बचा है। तो 6 8 14 14 4 18, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यानी x का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया। जब x का मान 4 आ गया तो 5 चौके 20 हो गया, प्लस 8 गुना 16 हो गया, 20 16 होता है 36, 36 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये, डिविजिबिलिटी के ऊपर 72 से डिवाइड करना था और एक्स वाई का मान निकालने के बाद भी आपको एक मान अलग से निकालना था। तो चलिए ऐसे ही 1 बाय 1 क्वेश्चन अच्छे आते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। जैसे कि डिजिबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं, 2 3 लगभग आ गए हैं, 3 4 हो जाएंगे, उसको क्या मतलब नहीं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम यदि 10 अंक की संख्या 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x - 4y का मान बताइए। 5x - 4y का मान आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, सेम। तो चलिए लिख लेते हैं 54 32 17y, सॉरी y 17 है, 54 32 y 17 49x भाग करना है किससे, 72 से। यहाँ पे भी मान निकालना है किसका, तो 5x - 4y का मान निकालना है। चलिए देख लेते हैं। अब 72 है, सेम क्वेश्चन आ गया। तो सेम क्वेश्चन जब आ गया 8 9 72, तो 8 9 72। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 8 से भाग होनी चाहिए, तो 8 6 48, तो 8 6 48, तो 1 बचा, यानी यहाँ 6 होना चाहिए था, तभी आपका भाग जाएगा इसमें। 8 से पूरा 8 से 48, 1 बच्चा 16 हो गया, 8 दूना 16, यहाँ पे 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 9 है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए यहाँ समझिए 5 4 9, फिर ये 3 6 9 हो गया, फिर ये 9 हो गया खत्म, फिर 7 2 9, तो 4 1 5 और 4 9, यानी यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो बस हो गया, मान निकाल दीजिए। तो 5 गुणे 6 - 4 गुणे 4, यानी कि 5 छक्के 30 हो गया, 30 - 4 चौके 16 हो गया, 30 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 14 बचेगा। तो इस तरीके से आंसर जो इसका आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। तो देख पा रहे हैं डिजिबिलिटी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे ये। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, और 9 का मल्टीपल मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं। देखिए कोई ज़रूरी नहीं किसी एग्ज़ाम में अगर पूछा गया है तो वो हमें नहीं पढ़ना है, हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पे 72 था तो यहाँ पे भी 72 था, वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 72, यहाँ पे 36 है, ये हमने आपको नहीं बताया था। इसका भी आंसर अगर हमें निकालना हो कम से कम टाइम में तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक मैंने आपको बताया था कि जो नंबर यहाँ पे होता है 72 लिख लीजिए, यहाँ पे जितना ये लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पे जो नंबर है तो उतना 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, माइनस करना है इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस 1 का है, बट देखिए 36 से 2 बार में कटेगा तो उस 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि देखिए पूरा 2 बार में कटेगा तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, ये आपको घटाना पड़ेगा। 7200 में से अगर 2 घटा देंगे 7198 आएगा, और यही क्या है इसका आंसर है। इतना फास्ट तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता रखा है। अगर आपको 9 का मल्टीप्लाई भी करना है तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या होता है तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ तरीका मल्टीप्लाई करके। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही पढ़ा दिया था। अब देखिए अब इसका मेन रोल होता क्या है, हम पहले 36 का मल्टीप्लाई करते हैं 99 में, फिर उसके बाद इसको प्लस करते हैं। अब ध्यान से देखिए करना क्या होगा, तो 36 गुणे 99 यानी 99 गुणे 36 हो गया, फिर प्लस करिए 35, लेकिन 35 कितना, तो 36 से कटेगा 2 बार में, नहीं होगा 2 यहाँ पे होगा, ऐसे गुणा होगा। तो देखिए या हम बात करें इसका डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई करते, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया सीधे 99 गुणे 72 गुणे 70, सॉरी प्लस 70, तो 99 गुणे 72 का कॉम्प्लीमेंट्री आप लिखना है। देखिए ये कितना 72 है तो एक कम कर लिखते हैं 71, ये 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया तो 7, लेकिन एक बढ़ा के लिखते हैं 8, अब प्लस ये हो गया 70, 71 28 प्लस 70 करेंगे तो 71 98 आंसर आएगा, ये इसका आंसर है। इस तरीके से कर सकते हैं, बट ये तरीका हमें थोड़ा सा बेकार लग रहा था, इसीलिए मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया था कि अगर यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे जितना भी अंक है वो उतर जाता है, और प्लस यहाँ पे जितना 9 है उतना 0 बढ़ जाता है, और उसके बाद इनका डिफरेंस लेकर के उसका हम घटा लेते हैं। तो 35 में से 36 जाएगा तो -1 बचेगा, -1, लेकिन यहाँ पे 2 था तो उस 2 का गुणा भी करेंगे -1 में, -1 2 तो 2 घटा देंगे और आंसर फाइनली हमारा आ जाएगा कितना, 7200 में से 2 कम, यानी 7198 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन टाइप का है। सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सब के सब बेहतरीन हैं, सब अपने आप में एक से एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या है 11 से भाज्य है। तो 11 से भाज्य है यानी 11 की विभाज्यता पूछा है। 11 की डिजिबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो पहले ऑप्शन हमें लिखना पड़ेगा, क्या क्या है, 14 526, 12 654, 12 654, फिर कितना है 15 426, 15 426, फिर कितना है 14 520, 14 520। 11 की डिजिबिलिटी हमें चेक करनी है कि 11 से भाग किस में जाएगा, वो आपको बताना है। तो 11 की विभाज्यता चेक करने का सबसे आसान तरीका 5 1 6 6 12, 4 2 8, नहीं भाग जाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए, डिफरेंस 11 का होना चाहिए। 6 1 7, 4 11, 5 2 7, नहीं जाएगा। 4 1 5, 5 और 6 11 और 5 2 7, नहीं जाएगा। 5 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 4 2 6, दोनों में भाग जा रहा है यानी दोनों बराबर हो रहा है, इसमें भाग चला जाएगा, यानी कि 14 520 में 11 का भाग बहुत आराम से चला जाएगा। 11 की डिजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया था वो अल्टरनेट नंबर जुड़ के ही बनते हैं, तो अल्टरनेट उनका योग हमेशा नीचे ऊपर बराबर होना चाहिए, नहीं तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, उनका जो भी डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से 11 की डिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इकाई संख्या से संबंधित आ गया है, जैसे कि इकाई संख्या भी मैं आपको पढ़ा दिया हूँ
इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ क्वेश्चन कि जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या वो एग्ज़ाम में आया है या नहीं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने पढ़ा क्या क्या है, ज़रूरी ये होता है कि हमने क्या पढ़ा है कि जो एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एग्ज़ाम में आया चीज़ सॉल्व करना ज़रूरी भी होगा और आपको विश्वास भी होगा कि सर जो पढ़ाए हैं वो एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5 प्लस डॉट डॉट लिखा गया है कि 20 के पावर 5 है। तो बताइए कि इकाई अंक क्या है। अब यहाँ पे इकाई अंक क्या है वो पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए, देख लेते हैं कैसे इसको। 1 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 डॉट डॉट 20 के पावर 5, इनका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक कैसे जोड़ते हैं ध्यान से समझिएगा। अब संख्या हमेशा 9 तक ही जोड़ते हैं, 9 के बाद अब देखिए इसमें भी संख्या क्या है, रिपीट करेगी हमेशा। 1 के पावर 5 नहीं, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा। 2 के पावर 5 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो अब देखिए 32 है, तो 32 अगर रहेगा तो 32 में क्या आएगा, तो 32 में इकाई संख्या आपका 2 आ गया। जहाँ तक हमें लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए, पावर 5 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए, पावर 5 नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान से समझिए, ये पावर 5 नहीं है, पावर 2 है, वो मिस्टेक हो गया है। ये पावर 2 है। 1 के पावर 2 रहेगा 1, 2 के पावर 2 रहेगा 4, 3 के पावर 2 रहेगा 9, 4 के पावर 2 रहेगा 6, 5 के पावर 2 रहेगा 5, फिर उसके बाद 6 के पावर 6 रहेगा, 6 के पावर 2 रहेगा फिर 6, फिर उसके बाद 9, फिर ये आएगा 4, फिर ये ऐसे अल्टरनेट होते हुए आएगा जाएगा ये। तो इस तरीके से आता है। यानी कि देखिए अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 तक करेंगे तो यही आने वाला है। फिर उसके बाद 11 से जब करेंगे 20 तक, फिर 11 में भी लास्ट में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यही आएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है हमें इकाई संख्या निकालना, तो जहाँ 0 मिले छोड़ दीजिए। 9 1 10, 6 4 10, फिर 6 4 10, 9 1 10, तो बचा क्या 5। यानी कि 5 5 जोड़ेंगे, कितनी बार 5 आएगा, तो 5 आएगा 2 बार। एक बार आएगा 1 से लेकर 10 के बीच में 5, एक बार आएगा आपका क्या 11 से लेके 20 के बीच में एक बार 5। तो दोनों को 5 5 को दोनों को जोड़ लेंगे तो फिर 5 5 हो जाएगा 10। अब 5 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे इकाई संख्या 0 आ जाएगा। यानी कि इसका जो मान आएगा इकाई संख्या कितना आएगा, तो 0 आएगा। और इसका यही क्या है आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि एकदम सेम क्वेश्चन यही वाला, यहाँ पे भी वही दिया है। 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर डॉट डॉट 39 के स्क्वायर तक दिया है। तो ये तो फिलहाल बहुत आसान है। 31 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है और डॉट डॉट कहाँ 39 का ही दिया है, यानी इसमें एक बार 5 आएगा। तो सिंपल आप कह लो कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, ऐसे होगा। तो आप देखिए 6 4 10, 9 1 10, 6 4 10, 9 1 10, बचा क्या 5। यानी इसका इकाई संख्या 5 ही होगा, क्योंकि इसमें 31 से लेकर 39 तक एक ही बार 5 आएगा बीच में, जो 35 होगा। तो एक ही बार जब 5 आएगा तो 5 ही उसका इकाई संख्या होगा। यानी कि इसका इकाई संख्या कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे एक संख्या 3 5 7 8 6 x 6 2 5 को पूरी तरह से विभाजित करती है, इससे 9 से। तो बताइए x की जगह पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, वो आप ज्ञात करिए। यानी 9 की डिजिबिलिटी पूछ ली है। तो 9 की डिजिबिलिटी क्या होती है, तो आपको सबको पता होगा कि 9 की डिजिबिलिटी 9 ही होती है। यानी सभी संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, उसका डीएस कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तभी उसमें पूरा पूरा 9 से भाग जाएगा। 3 5 7 8 6 x 6 2 5 में भाग करना है 9 से। तो बताइए x की जगह पे क्या होगा, सबको 9 बना दीजिए। अब देखिए 7 2 9, और देखिए 5 5 10, 10 8 18, 6 3 9, बचा क्या, बचा 6। तो 6 के साथ हम 3 यहाँ पे लाना पड़ेगा, यानी कि x का मान कितना 3। यानी यहाँ पे अगर 3 आ जाए, x का मान 3 आ जाए
तो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी किससे? 9 से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 4 7 x और 4 6 है, एक अगर 11 से विभाजित है तो बताइए कि x का मान क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ाएंगे। इसके लिए एक तरीका और होता है, बट मैं उस तरीके की बात नहीं करूँगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं स्टार्टिंग में वो पढ़ाया नहीं, इस वजह से उसके पे बात नहीं करेंगे। हम बस ये देख लेंगे इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपका सवाल है और 11 से भाग करना है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा करना क्या है, एक एक अक्षर छोड़ के हमें जोड़ लेना है। 6 7 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 में x जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 6 जोड़ेंगे, 19 6 25, तो 25 प्लस x, 25 प्लस x। ऊपर कितना हो गया? 5 4 9, 9 3 12, 12 7 19, अब 19 में 4 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया? 23। अब 23 आ गया ऊपर, अब नीचे कितना आ गया? 25। तो 23 ऊपर है, नीचे भी 23 होना चाहिए था, बट नीचे 25 प्लस x है। कुछ भी यहाँ जोड़ेंगे हम, 0 जोड़े, 1 जोड़े, 2 जोड़े, 25 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम 11 ज़्यादा कर दें, यानी कि 23 से 25 ऑलरेडी 2 ज़्यादा है, और यहाँ से अगर इधर हम प्लस 9 और ज़्यादा कर दें, यानी कि यहाँ भी 11 ज़्यादा कर दें, तो हो जाएगा काम हमारा। यानी x का मान कितना होना चाहिए? तो x का मान होना चाहिए 9। अगर यहाँ पे 9 लिख देंगे तो हो जाएगा। तो 9 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25। 9 कितना होता है, ध्यान से समझो आप। तो 25 5 30, अच्छा 34, 34 हो गया। 34 और 23 का डिफरेंस अगर आप लोगे तो 11 आएगा, और 11 आना चाहिए डिफरेंस, तभी वो 11 की डिजिबिलिटी कहलाएगी। नहीं तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो 34 होना चाहिए, यानी यहाँ पे x का मान 9 होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कभी कभी इस टाइप क्वेश्चंस बनते हैं डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी जो है वो 11 का डिजिबिलिटी ही पूछा गया है। तो 11 की डिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। हम बात करते हैं अगले एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लिखा है कि कोई संख्या लिखी है, समझ लेते हैं पहले, फिर थोड़ा सा बात करेंगे। 58 95 73 212 ये है। अब इसमें जो है 7 है ना, 7 की डिजिबिलिटी, सॉरी 7 का प्लेस वैल्यू चलिए समझा देते हैं आपको, और फेस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। इन दोनों का क्या पूछा गया है? डिफरेंस पूछा गया। तो ध्यान से देखते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब उसका जगह कौन सा है, फेस वैल्यू का मतलब उसका चेहरा कैसा है। ये समझाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बच्चों को। प्लेस मतलब जगह होता है, स्थान होता है, यानी उसका स्थान कौन सा है, और फेस मतलब चेहरा, यानी कि उसका चेहरा कैसा है। तो यानी कि इसका स्थान क्या है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 है, यानी 70,000वें पे स्थान है उसका। कितने पे है? 70,000वें पे। माइनस उसका फेस कैसा है, तो 7 का फेस 7 की जैसा ही तो होगा। 7 घटा देंगे, 70,000 में से 7 घटा देंगे तो 69,993 होगा इसका आंसर। 69,993, 7 कम कर देंगे 69,000 हो जाएगा 993। देखिए ऑप्शन ही इतने गंदे दिए हैं, तो आप बहुत आराम से देख के कर सकते हो कि 3 डिजिट है, फिर 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, फिर इधर आगे 6 डिजिट है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 डिजिट पे है, तो 5 ही डिजिट वाला आंसर होगा। अब वही आपका क्या है, आंसर है। देखिए 2 2 4 1 5, तो 69,993 ही क्या है आपका राइट आंसर है, और यही क्या है आपका सही जवाब है। तो आज जैसे कि हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट मानते हैं, और ये मानते हैं कि आप लोगों का जो सीसेट का पोर्शन था वो लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब वही चैप्टर्स रह गए हैं जहाँ से एग्ज़ाम आने की संभावना होती है बट आते नहीं है। तो आने की संभावना बस है, अब आते नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो आगे बताएंगे। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी हम लोग मिसलेनियस में देख लेंगे। और
अगर आपको बहुत सब सारी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो भी मैं मतलब आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बट आपका सीसैट का सिलेबस यहीं पर समाप्त होता है। यहीं तक मतलब अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आप सीसैट में पा जाएंगे मैथ्स में। तो कैसा रहा आज का सेशन ज़रूर आप लोग बताइएगा। और अगर लाइक अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सब भी हम लोगों ने कर लिया है, बस प्रैक्टिस करना रह गया है। तो ये आप अब कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर।